स्टूडेंट्स, 12th क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर्स। अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्या है? आपने पढ़ा कि कोल्ड वार जब हुई तो कोल्ड वार में 2 ब्लॉक्स बने, यूएसए और यूएसएसआर। ये डिसॉल्व हुआ और यूएसए का हेगेमनी हुआ। लेकिन अब क्या है कि यूएसए के अदर अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम कहेंगे अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर। अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर में हम मेनली पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन, आसियान और चाइना। तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे। यूरोपियन यूनियन मेनली 12 यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूनियन बनाई, जिसका पर्पस क्या था कि यूरोप को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना। 1945 तक, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई और कोल्ड वार चलती रही, तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को झेला, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 12 कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने स्टार्ट में एक यूनियन बनाने के लिए सोचा। सबसे पहले इन्होंने 1949 में एक काउंसिल बनाई, काउंसिल ऑफ यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल का इन्होंने सबसे पहले गठन किया। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते चले गए। 1957 में इन्होंने अपनी इस यूरोपियन काउंसिल को एक इकोनॉमिक शेप देने की सोची, यानी इनका जो बिजनेस है, इनकी जो ट्रेडिंग है, इनका जो व्यापार है, इसके चलते चलते इन्होंने एक इकोनॉमिक कम्युनिटी क्रिएट की है। इकोनॉमिक कम्युनिटी का पर्पस क्या था कि सेम इकॉनमी रखना, सेम करेंसी रखना, अपने बिजनेस के रूल और रेगुलेशन एक जैसे रखना, अपनी सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, अपना इनका मुद्दा क्या रहेगा। 1992 में जाके कहीं इन सब चीज़ों में यूरोपियन यूनियन बनाई 1992 में। अब यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कॉमन फीचर्स थे, जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। का फाउंडिंग डे जो है, फाउंडिंग डे सेम है, नेशनल एंथम इनका सेम है, करेंसी इनकी सेम है, बट जो इनकी चीज़ सेम नहीं है वो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी कंट्रीज़ का डिफ़र करता है एक दूसरे से। हालांकि ये इन्होंने कोशिश की कि सेम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। स्टार्टिंग में इनमें जो कंट्रीज़ थे वो थे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्वीडन। इन सभी कंट्रीज़ को आपने आपकी बुक में जो मैप है उसमें से वर्ल्ड के मैप में आप फिल करोगे और ध्यान से देखोगे, पर्पल कलर से दिखाए हैं ये वो कंट्री हैं जो फाउंडिंग कंट्री थे। बाद में जो ऑरेंज कलर से दिखाए गए हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये सभी आपके इसमें जो ऑरेंज कलर से दिखाई देंगे वो सभी कंट्रीज़ वो हैं जिन्होंने बाद में यूरोपियन यूनियन को। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो यूरोप को अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। सबसे पहले है
यूरोप के 2 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है, इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये 2 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है। नॉर्मली अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब के पास रशिया वीटो पावर है। अकेला यूरोपियन यूनियन ऐसा है जहाँ पे 2 कंट्रीज़ हैं जो वीटो पावर होल्ड करते हैं, यानी इनका यूएनओ में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, एक इनको पावरफुल प्लेस प्रोवाइड करता है। सेकेंडली जो चीज़ है वो है इनकी करेंसी। करेंसी इनकी है यूरो। यूरो जो है उसकी जब हम उसको इवेलुएट करते हैं यूरो को, तो यूरो की वैल्यू डॉलर से कहीं ज़्यादा है, डॉलर से ज़्यादा मजबूत है यूरो। अगर हमारा डॉलर 60s में चलता है तो यूरो की जो वैल्यू है रुपीज़ में वो 70s में चलती है। ये चीज़ है सेकंड। फर्स्ट इनको इनकी वीटो पावर, सेकंड है इनकी करेंसी, और थर्डली इनका जो ट्रेड है, ट्रेड एंड जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये अमेरिका से भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं जो अमेरिका को पावरफुल होने से कहीं ना कहीं रोकती हैं, कहीं ना कहीं उसको compete करती हैं। 2016 में हमने सर्वे किया था, उस टाइम जो यूरोपियन यूनियन है उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो अमेरिका से, ये ध्यान देना है, जो कि 17,000 डॉलर, मिलियन डॉलर था, जो कि लगभग अमेरिका से कहीं ज़्यादा है, जो अमेरिका की हेगेमनी के लिए ज़्यादा हो सकता है। और इसकी जो वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेशन है अमेरिका से 3rd टाइम मोर है, जो कि इसको एक मोर देन अमेरिका है और इसको अमेरिका से एक ज़्यादा पावरफुल सेंटर बनाती है। ये चीज़ें हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। फिर कुछ एक बातें अभी आती हैं कि यहाँ पे कौन सी जो एक और पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एटम पावर। यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ हैं, जो फ्रांस और ब्रिटेन मेन कंट्री हैं, उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 550 एटम आर्म्स हैं, जो कि इनको अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल होने में हेल्प करते हैं। अब हम अगर देखें कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये अभी तक वर्ल्ड पावर नहीं बन पाया है, इसमें कुछ एक मुद्दे ये हैं कि अभी रिसेंटली ब्रिटेन जो है इससे क्विट कर गया है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से लेफ्ट हो गया है। बहुत से कंट्री ऐसे हैं इसमें से, जिसमें कि डेनमार्क, ब्रिटेन, जहाँ पे यूरो नहीं चलता। फिर इनका कॉन्स्टिट्यूशन एक ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम है, और कभी कभी इनमें ये होता है कि आपस में इनकी सहमति नहीं होती। अगर आप लोगों को इराक़ का हमला याद है, इराक़ में जो हुआ था, अमेरिका ने इराक़ पे हमला किया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था, उसके लिए ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त टोनी थे, मिस्टर टोनी ब्लेयर जो है ब्रिटेन के, वो साथ थे, लेकिन फ्रांस इस हमले के ख़िलाफ़ था। यानी कहीं ना कहीं इनका सहमति नहीं बन पाती है। इस वजह से
ये अलग है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे मार्गरेट थैचर, उन्होंने अपने आप को जो बिजनेस की टर्म्स और रूल और रेगुलेशन थे जो यूरोपियन यूनियन ने बनाए हैं उनसे अपने आप को अलग रखा है। जो साझी मुद्रा थी उनकी जो कॉमन वो है, इसलिए उसको मानने से मना कर दिया है। ये चीज़ें हैं, ये कुछ एक इसकी कमजोरियां हैं जो इसको वर्ल्ड पावर बनने से रोकती हैं। कल हम नेक्स्ट जो है हमारा दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है जिसको हम आसियान के नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आसियान एक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड के मैप में वो हिस्सा है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और कोल्ड वार के दौरान ना चाहते हुए भी काफ़ी परेशानियां झेली हैं, जहाँ पे बहुत सारा कॉलोनिज़म रहा है और इनको इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। तो आज आप सभी यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को प्रॉपरली रीड करेंगे। इसमें टाइटैनिक का एक डूबता हुआ लोगो दिया हुआ है, आप इस लोगो को ध्यान से देखिए, इसमें कितने स्टार्स हैं। ये टाइटैनिक शिप को रिप्रेजेंट करता है। टाइटैनिक एक काफ़ी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ट एक शिप थी, लेकिन वो उसकी कमज़ोरियों की वजह से डूब गई थी। इसीलिए ये इस चीज़ को का सिंबल है कि यूरोपियन यूनियन काफ़ी उसमें अच्छे कंट्रीज़ होने के बावजूद, अच्छी ट्रेड होने के बावजूद कुछ एक उसकी कमियां हैं जिसकी वजह से वो इसको आगे कैरी करने में थोड़ा सा लैग कर जाता है। आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, इसका लोगो ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन कौन से कंट्री हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे और जो मैप आपको दिखाया है वो आप ज़रूर भरेंगे। किसी दिन मैं आपकी रैंडमली चेकिंग कर लूँगी कि आपने मैप भरा या नहीं। अगर नहीं है तो डोंट यू वरी, आप ड्रॉ कर सकते हो, 12th क्लास के बच्चे हो, इनफ आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करें, रफ ड्रॉ करें, लेकिन आई विल चेक इट डेफिनेटली। ओके, हैव अ गुड डे।